केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 15 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा की और राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप में बदल गया। सीट आवंटन और उम्मीदवारी आवंटन दोनों प्रक्रिया में तेजी आ गई है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी की ताकत के अनुसार सीट आवंटन और उम्मीदवार चयन की गणना की जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र में 31 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है जहां सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों गठबंधन बढ़त पर है। इसलिए इस साल के चुनाव में ये 31 सीटें किंग मेकर बनने की संभावना है। दरअसल किसी पार्टी की ताकत उस पार्टी की प्रतिनिधियों की संख्या से निर्धारित होती है। हालांकि साथ ही इसका फैसला उन जनप्रतिनिधियों को मिले वोटों के आधार पर भी होता है। उसके लिए पिछले चुनाव में संबंधित पार्टियों को मिले वोटों के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। गौर करें तो 2019 में विधानसभा चुनाव में 31 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 5000 से कम था। इसमें भी इन 31 निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगभग बराबरी यानी क्रमशः 16 और 15 है। इसलिए राज्य के सभी राजनीतिक दलों की निगाहें इन 31 सीटों पर होगी। आपको बता दें कि इस साल के लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने 31 सीटें जीती है, जबकि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को केवल 17 सीटें मिली है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक यह आकलन करने में जुट गए हैं कि राज्य में मतदाताओं का वोट विपक्ष के पक्ष में जा रहा है। हालांकि आंकड़ों पर गौर करें तो महाविकास आघाड़ी के कब्जे वाले 31 लोकसभा क्षेत्रों के मुताबिक कुल 158 विधानसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी का दबदबा है। अगर ऐसा हुआ तो महाविकास आघाड़ी 145 का जादुई आंकड़ा आसानी से हासिल कर लेगी। वही महायुति गठबंधन के पास मौजूदा 17 सीटों के हिसाब से देखें तो 125 विधानसभा क्षेत्रों में उसका बहुमत है। दोनों गठबंधनों के बीच 33 विधानसभा क्षेत्रों का अंतर है। इसमें से 31 विधानसभा क्षेत्रों में महज 5000 वोटों से हार जीत हुई है। इसमें मुंबई के अंधेरी पश्चिम और मलाड पश्चिम से लेकर पालघर के दहानू और बीड़ के माजलगांव तक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। इसलिए इन सीमांत निर्वाचन क्षेत्र में परिणाम किसी भी पक्ष में होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि 31 निर्वाचन क्षेत्र में भी दोनों तरफ लगभग बराबर है। महाविकास आघाड़ी 16 निर्वाचन क्षेत्रों में और महायुति 15 निर्वाचन क्षेत्र में आगे चल रही है। बेशक 16 सीटों पर भले ही महायुति गठबंधन की जीत हुई हो, लेकिन महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार 5000 से भी कम वोटों से पीछे चल रहे थे। दूसरी ओर हालांकि महाविकास आघाड़ी ने 15 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की हो, लेकिन महायुति के उम्मीदवार 5000 से भी कम वोटों से पीछे चल रहे हैं। दर्शकों, अब जानते हैं कि कुछ सीटें हैं जहां महायुति गठबंधन आगे चल रही है। उसमें नेवासा, मवाल, महाड, कराड, दक्षिण शिरोल, सांगोला, अहमदपुर, उदगीर, मालेगांव, भोकर, पुसाद, धुले शहर, पुणे छावनी ये चुनावी क्षेत्र आते हैं। तो वही कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां महाविकास आघाड़ी नेतृत्व कर रहा है, जिसमें डहाणू, पाटण, मुखेड, डैगलोर, नायगांव, हदगांव, रामटेक, भोकरदन, कराड उत्तर ये निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में वोटिंग और विधानसभा चुनाव में वोटिंग में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन इस पोल से राज्य के राजनीतिक वोट बंटवारे का मोटा अंदाजा लगाया जा रहा है। साल 2022 और 2023 में राज्य की दो प्रमुख पार्टियां क्रमशः शिवसेना और एनसीपी के बीच विभाजन के कारण राज्य में सत्ता समीकरण में बड़ा उलटफेर हुआ। बदले हालात में दो पार्टियां शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी और एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी कांग्रेस के साथ महाविकास गठबंधन में आ गई। तो वही उधर बीजेपी के साथ शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी के अजित पवार महायुति गठबंधन में चले गए। इससे पूरे राज्य के समीकरण बदल गए हैं। दर्शकों, अब जानिए वो 31 विधानसभा क्षेत्र के पक्ष निहाय आंकड़े क्या कहते हैं। अगर हम 31 सीटों पर पार्टीवार गणित देखें तो बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है और 31 सीटों पर पीछे चल रही है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 5 सीटों पर आगे चल रही है और 5 सीटों पर पीछे चल रही है। वही एनसीपी अजित पवार 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। वही महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है और 6 सीटों पर पीछे चल रही है। एनसीपी शरद चंद्र पवार 2 सीटों पर आगे चल रही है और 2 सीटों पर पीछे चल रही है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है और 6 सीटों पर पीछे चल रही है। ऐसे में महज 1 महीने बाद चुनाव होने हैं और इसी के तहत सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद ये पार्टियां सीट आवंटन और उम्मीदवार चयन पर चर्चा कर रही है और उसके मुताबिक अगले कुछ दिनों में सही से राजनीतिक तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी है। जहां तक आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच विधानसभा चुनाव की लड़ाई देखने मिल रही है। तो वही सीट बंटवारों पर दोनों गठबंधन में मैराथन बैठकें लगातार जारी है। ऐसे में खबर चौंकाने वाली और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में दरार पड़ने की सामने आई है। चुनाव से पहले कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के बीच बात बिगड़ती दिख रही है।
क्या है पूरी खबर और कैसे बिगड़ गया है महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारों का खेल, जानिए इस खबर में विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार को पूरे दिन चर्चा रही कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने यह रुख अपनाया है कि अगर सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद रहेंगे तो हम बैठक में नहीं आएंगे। मीडिया में चल रही इस चर्चा पर अब नाना पटोले ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से किसी ने भी ऐसा रुख नहीं अपनाया है, लेकिन मीडिया में गलत खबरें प्रसारित की जा रही है। हमारे बीच बहुत अच्छा तालमेल है, लेकिन बीजेपी में झगड़े चल रहे हैं, इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? उन्होंने ऐसा मीडिया से प्रश्न पूछा है। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत को लेकर पूछे गए सवाल पर नाना पटोले ने कहा है कि संजय राउत शायद उद्धव ठाकरे से बड़े नेता है, उन्हें उद्धव ठाकरे से बात नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमारी पार्टी में एक प्रोटोकॉल है। हमारी पार्टी के नेता दिल्ली में हैं, हमें उन्हें सभी फैसलों की जानकारी देनी होगी। वही पटोले ने यह भी बयान दिया कि जयंत पाटिल को सारी जानकारी शरद पवार को देनी पड़ती है। नाना पटोले ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी पर हल्के अंदाज में तंज कसते हुए कहा है कि शायद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के पास ये तरीका नहीं है, ये उनकी समस्या है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि खबर मिली है कि सीट बंटवारे को लेकर संजय राउत और नाना पटोले के बीच ठन गई है। इस पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी सवाल किया गया है। इस पर उन्होंने कहा है कि मैं इस बारे में जानकारी लेने के बाद आपसे बात करूंगा। विदर्भ में जगह को लेकर मतभेद है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं से इस पर कोई चर्चा हुई है? इस बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो ठाकरे ने कहा कि जब एक से ज्यादा पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही होती है तो सीट बंटवारे को लेकर थोड़ी खींचतान होती है, लेकिन सभी दलों को यह याद रखना चाहिए कि इसे तब तक नहीं खींचा जाना चाहिए जब तक यह टूट न जाए। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ा मतभेद पैदा हुआ हो। ऐसा उद्धव ठाकरे ने राउत और नाना पटोले के बीच हुई बातचीत पर अपना मत स्पष्ट किया है। तो वही दूसरी ओर क्या अंतरिक्ष आवंटन को लेकर महाविकास आघाड़ी में खींचतान है? ये सवाल एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड से पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा है कि सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है, अंततः राजनीतिक जीवन में भीष्माचार्य की अहम भूमिका रहेगी। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच कोई विवाद नहीं है, दोनों नेता के बीच मतभेद हुए हैं, लेकिन वह महाविकास आघाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो वही दर्शकों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से पार्टी स्तर पर बैठकें शुरू हो गई है। इस साल का सियासी गणित और समीकरण 2019 से काफी अलग है। आचार संहिता लागू होने के 4 दिन बीत जाने के बाद भी सीट आवंटन की घोषणा नहीं की गई है। साथ ही महायुति और महाविकास आघाड़ी ने भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने नहीं आने दिया है। तो सवाल उठता है कि अब महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन बैठेगा? मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर लगातार बात सामने आ रही है कि महाविकास आघाड़ी में विसंगति है और महायुति गठबंधन में अंदरूनी दरार है। तो देखा दोस्तों कैसे कि महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव के माहौल में अब दोनों गठबंधन के अंदरूनी आरोप और वाद विवाद अब स्पष्ट होने लगे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाला ये विधानसभा चुनाव क्या रंजक मोड़ लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। करीब 18 महीने बाद वे जेल से बाहर आए हैं। ऐसे में अब केजरीवाल, संजय सिंह सिसोदिया के बाद अपने उनके साथी सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल देखने मिल रहा है। आपको जानकारी दे कि दिल्ली की अदालत ने उन्हें 50,000 रुपए की जमानत दी और इस बीच देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया। सत्येंद्र जैन पर ईडी ने 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामला दर्ज किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्येंद्र जैन को पिछले साल मई में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें दोबारा सरेंडर करने को कहा। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी। उनकी अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस बार कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। इस मामले की सुनवाई पूरी होने में अभी काफी वक्त लगेगा, तब तक सत्येंद्र जैन को जेल में नहीं रखा जा सकता, ऐसा कोर्ट ने इस वक्त कहा। इसलिए हम उन्हें जमानत दे रहे हैं। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन पर मंत्री रहते हुए कुछ कंपनियों से पैसे लेने का आरोप लगाया गया था। ईडी ने संदेह जताया था कि 4 करोड़ 81 लाख रुपए की वित्तीय हेराफेरी हुई है। इस मामले में सत्येंद्र जैन से भी कई बार पूछताछ की गई। हालांकि सत्येंद्र जैन को उचित जानकारी नहीं देने के कारण 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। आर्थिक हेराफेरी के मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार की करीब 4.81 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि जब्त की गई संपत्ति बेहिसाब संपत्ति है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन पर लगे वित्तीय हेराफेरी के आरोप से इनकार किया है। आपको बता दें कि दर्शकों, आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत का ईडी ने विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही इतनी लंबी सजा काट चुके हैं, ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं रहेगा। वही कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद अदालत परिसर में मौजूद जैन की पत्नी रो पड़ी। हालांकि कोर्ट ने 2 टूक कहा कि सत्येंद्र जैन न ही मामले से संबंधित किसी गवाह से मिलेंगे और न ही किसी साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और न ही देश से बाहर यात्रा करेंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी में जो खुशी छाई थी, वही कोर्ट ने उन पर कई रोक और निर्देश भी दिए हैं।
इस पर जैन के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को अब हिरासत में रखने का औचित्य नहीं है, उससे किसी भी प्रकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। 30 मई 2022 को ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। दर्शकों, आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को ऐसे समय जमानत मिली है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। केजरीवाल हर संभव कोशिश करने में लगे हैं कि वो फिर से दिल्ली में अपनी सरकार स्थापित कर सके। ऐसे में केजरीवाल ने जेल से आने के बाद सीएम पद से इस्तीफा देकर आतिशी मारलेना को सीएम बनाया। ऐसे में ये आने वाला विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए काफी मुसीबतें भी पैदा कर सकता है। तो वही दूसरी ओर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में सत्येंद्र जैन के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को प्रचार में नई गति मिलेगी। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। अब सत्येंद्र जैन को मिली जमानत के बाद आम आदमी पार्टी में उत्साह का माहौल देखने मिल रहा है। इसके साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को भी जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि अमानतुल्लाह खान अभी भी जेल में है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें जल्द न्याय मिले। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड में जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने 2 सितंबर को उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। यह छापेमारी पीएमएल के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो देखा दर्शकों, फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के अपने साथी एक कर बाहर आते दिख रहे हैं। ऐसे में क्या केजरीवाल आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से दिल्ली के लोगों के बीच अपनी पहचान और विश्वास जताने में सफल होते हैं, या फिर दिल्ली की जनता का मूड कुछ और देखने मिलता है? ये तो आने वाले चुनाव नतीजों के बाद पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।